हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा 2 में सामान्य अध्ययन से यह हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला नंबर प्रश्न। स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक की रचना की थी वह उन्होंने कब किया था। महात्मा गांधी के द्वारा रचित पुस्तक है हिंद स्वराज। इसकी रचना उन्होंने कब की थी? वो इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे तब किए थे, या फिर अपने साबरमती आश्रम में किए थे, या जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, या फिर जब वो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उस दौरान किए थे। तो इस पहला नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि जब महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की तब रचना की जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शेरे पंजाब किसका उपनाम है, यानी शेरे पंजाब नाम से किन्हें जाना जाता है? बिपिन चंद्र पाल को, या फिर लाला लाजपत राय को, या सरदार भगत सिंह को? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि शेरे पंजाब के नाम से जो जाना जाता है वो लाला लाजपत राय को, यानी ऑप्शन नंबर बी दूसरा नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उससे पहले 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। तो ये 1906 में जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो ये थे वो कौन है? तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि दादा भाई नौरोजी जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, क्योंकि इस अधिवेशन में जो है ये बंगाल विभाजन के पश्चात ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो गया था। उस वक्त जो है स्वदेशी आंदोलन चला था और स्वदेशी आंदोलन का निर्णय लिया गया था और दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में यह हुआ। और दादा भाई नौरोजी ने जो है कुल मिलाकर कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए हैं। एक 1885 के बाद 1886 में, 1905 में और उसके बाद 1906 में, कुल 3 इन्होंने जो है अध्यक्षता किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन से भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन भारतीय जो है वह स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या फिर सरदार पटेल हैं, या सी राजगोपालचारी हैं, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं? तो करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाता है कि सी राजगोपालचारी जी जो हैं यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या जो है यह उधम सिंह ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 5वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जेबी कृपलानी? तो याद रखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी जो है वो केवल एक बार उन्होंने जो है बेलगांव में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। तो महात्मा गांधी उसके बाद जो है फिर भारतीय 1934 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी ने है कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए हैं। 1947 में देश के स्वतंत्रता के समय जो ये थे अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के सहित देखेंगे, इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किन्होंने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या फिर चित्तरंजन दास ने, या महात्मा गांधी ने, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने? 7वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 7वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना किए थे, संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं वह जाने जाते हैं एस.एन. बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो है वो इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है
कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था और इस समय जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही जो है महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस आंदोलन जो आज़ादी के ये में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, 8वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि विंस्टन चर्चिल जो है वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पुस्तक है और फिर उसके रचयिता है। इस प्रकार के अक्सर प्रश्न जो है सूची सुमेलित करने वाला खासकर बीपीएससी जो है इसमें पूछता है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है कि इसमें जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि द इंडियन स्ट्रगल, ये लिखा है जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडियन इंडिया इन ट्रांजिशन ये जो लिखे हैं ये एम एन राय ने लिखा है। फिर उसके बाद है वेकअप इंडिया इन्वेस्टमेंट ने लिखा है और ट्रांसफर वीपी मेनन ने लिखा है। यानी अगर हम लोग इसका जो सही सूची देखें तो सबसे सही सूची जो सुमेलित हो रहा है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1927 में जो बटलर कमेटी 1927 में जो बटलर कमेटी बनी थी उसका उद्देश्य क्या था। बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना था या फिर भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना था या भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना था या भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। 10वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए 1927 में जो है बटलर कमेटी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कथन ए है कि कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब इसके हिसाब से हमें कूट में आंसर करना है 11 का कि ए और बी दोनों सही है और ए आर जो है वो ए की व्याख्या करता है और दूसरा है कि आर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो सही तो दोनों है। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी भी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनका देहांत स्वर्गवास जो है वो कुशीनगर में ही हुआ है। तो कथन दोनों सही है लेकिन कथन आर से ए की व्याख्या होती है ऐसा कोई सही नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों कथने सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम बौद्ध संगीति, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो किन्होंने किया है। ये बौद्ध का जो ये है संगीतिया हुआ है वो मुख्य रूप से 4 बौद्ध संगीति हुई है, राजगीर, वैशाली, पटना और फिर कुंडलवन कश्मीर। तो ये तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ है, चौथा कश्मीर में हुआ है, प्रथम राजगीर में हुआ है। 12वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और 4 बौद्ध संगीति हुई है जिसमें से जो है अक्सर तीसरा से प्रश्न बनता है। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था, इसीलिए जो है उससे अक्सर प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही काल क्रम कौन सा है। तो इसमें अभी हम पीछे इस पर चर्चा भी किए थे कि सबसे प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कुंडलवन में यानी कश्मीर में। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले राजगीर है तो दूसरा आएगा, फिर उसके बाद वैशाली है तो पहला आएगा, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र है तो चौथा आएगा, फिर कुंडलवन है तो तीसरा होगा यानी 2 1 4 3। सही कूट कौन सा मिल रहा है, 2 1 4 3 का। इसका जो ऑप्शन नंबर जो 13वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में होगा और माफ़ी चाहते हैं कि डी जो है वो मिस्टेक से इसमें लिखा नहीं पाया, 2 1 4 3 जो है
इसका करेक्ट आंसर होगा, तो डी के रूप में इसका सही उत्तर जाना जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न होंगे, उसका कूट के रूप में हम लोग को सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये चारों बौद्ध संगीति हैं और उसके जो है चारों बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किन्होंने किया है, तो उसके अध्यक्ष है इधर बौद्ध संगीतियां हैं। प्रथम बौद्ध संगीति याद रखेंगे हम लोग फिर से एक बार, राजगीर में। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई है? दूसरी बौद्ध संगीति हुई है वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के नेतृत्व या अध्यक्षता में, द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी में, यानी दूसरा का बी। तीसरा जो बौद्ध संगीति है जो सम्राट अशोक का संरक्षण प्राप्त था, उस वक्त अध्यक्षता जो किए थे वो मुगली पुत्र किए थे। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई है कुंडलवन में, उसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर के रूप में 14वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। सभी प्रश्न जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर की व्याख्या के साथ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको कमेंट करके बताइए तथा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 15 की रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को शैव कहा जाता है, या वैष्णव कहा जाता है, या फिर अद्वैतवाद कहा जाता है, या अवधूत कहा जाता है? तो 15वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि रामानुज के जो अनुयायी हैं उन्हें वैष्णव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? अकबर ने जो है दीन इलाही नाम से एक ये चलाया था और स्वयं को जिले इलाही घोषित किया था। तो इसमें से किस इतिहासकारों ने जो है उसको एक धर्म की संज्ञा दी थी? हालांकि उस दीन इलाही को अगर मानने वालों की बात हो तो उसमें केवल एक ही मानने वाले हैं, वो जो बीरबल हैं वही दीन इलाही को माने, बाकी कोई लोग जो है उसका दीन इलाही को नहीं माने थे। 16वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि इतिहासकार जो है अबुल फजल जो है कहा है कि वो एक धर्म था। ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है कि अनवारे सुलही ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवारे सुलही जो है यह पंचतंत्र का अनुवाद है, या महाभारत का, या रामायण का, या सूरसागर का? इनमें से किस चीज़ के उर्दू ये किस चीज़ के अनुवाद को जो है अनवारे सुलही के नाम से जानते हैं? तो 17वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि पंचतंत्र का जो अनुवाद है उसका ट्रांसलेशन है उसको अनवारे सुलही के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को देखने का जो श्रेय है वो कौन से भूगोलविद, कौन से खगोल शास्त्री को जाता है? तो 18वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है कि शनि ग्रह को जो देखा था वो गैलीलियो महोदय ने देखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यहाँ पर घनत्व पूछा जा रहा है, यानी ना उसका आकार न सूर्य की दूरी पूछा जा रहा है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे कम घनत्व वाला अगर ग्रह की बात हो तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर होगा कि सौर मंडल के जितने ग्रह हैं उनमें से सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह शनि ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है या क्रस्ट को कहते हैं, मेंटल को कहते हैं, या कोर को कहते हैं? पृथ्वी की परत जो है वो 3 हिस्सा है, कोर, मेंटल, क्रस्ट जो है ये पृथ्वी के 3 प्रमुख हिस्से हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ये मेंटल को जो है व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले, यानी ज़मीन के ऊपर जितने तत्व, विभिन्न प्रकार के तत्वों पाए जाते हैं उनमें से कौन तत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी सही घटता क्रम कौन सा है? 21वां नंबर क्वेश्चन का तो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जा रहे हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वह ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद जो है सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर लोहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर है। 21वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1 डिग्री अक्षांश निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो अगर हम लोग 1 डिग्री अक्षांश की बात करें तो ये अक्षांश की जो कुल संख्या है पृथ्वी को अगर ध्यान से देखें
तो 0 डिग्री से शुरू होकर के और यहाँ फिर 90 डिग्री तक पहुँचता है, फिर इधर 90 डिग्री तक। तो और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से उसकी परिधि निकाल के अगर हम लोग ये करें तो 1 डिग्री अक्षांश की बीच की जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी 22वां का सबसे करेक्ट आंसर है। 23वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल कितना होता है। तो अगर हम लोग बात करें देशांतर के बीच के समय अंतराल का, तो ये एक देशांतर जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच जो खींची गई रेखा है, यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर जो है यह ग्रीनविच से, इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से शुरू होता है, फिर पूरब में 180 देशांतर, फिर पश्चिम में 180 देशांतर। तो कुल जो है वो 4 मिनट का मोटा मोटी समय लगता है एक देशांतर को पार करने में। ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन भास्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि मकर रेखा जो है वो हमेशा जो है, मकर रेखा कहते किसको हैं, तो मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश जो है यह मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है जो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर दक्षिण अक्षांश की बात हो रही है तो ये नहीं गुजरेगी किससे होकर के। 24वां का जो करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली इन सबों से गुजरती है, यानी फिलीपींस से होकर के नहीं गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका एक इस प्रकार का महादेश है, अफ्रीका महादेश से होकर के कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुववृत्त भी गुजरती है। जितने भी महादेश हैं उनमें अफ्रीका ही एक ऐसा महादेश है जिसमें से होकर के तीनों रेखाएं जो है कर्क, मकर और ये 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुववृत्त तीनों गुजरती है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो भूमध्य रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 25वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। इन सभी देशों से होकर के जो है भूमध्य रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वायुमंडल के किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं रहता। तो वायुमंडल से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी के TRE 1 में भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम लोग को याद रखना है इसको। वायुमंडल का जो सबसे जो परत है उसमें पृथ्वी से जो ऊपरी परत है उसको क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके ऊपर जो है अन्य मंडल सब है। तो ये वायुमंडल का जिस परत में ताप के जो बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं मिलता है, 26वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि समताप मंडल में जो है बहुत अधिक, समताप यानी समान ताप वाला मंडल हो गया, तो इसमें बहुत अधिक तापमान का उतार चढ़ाव नहीं रहता है। और वायुमंडल का जो सबसे अधिक घनत्व है वह क्षोभ मंडल में रहता है, याद रखेंगे हम लोग। वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ रहता है, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर का विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है वह रसिया से के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में किसके विषय में वर्णन किया गया है। दोस्तों हम लोग लगातार सभी प्रैक्टिस सेट इस पर करा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी सेट से जो है ये आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है। तो संविधान के जो भाग हैं, संविधान जब निर्माण हुआ था तब तो 22 भाग था, वर्तमान में संविधान में भागों की कुल संख्या 25 है। तो भाग 1 में जो वर्णन किया गया है, 28वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णन किया गया है। भाग 2 में जो है वो नागरिकता के संबंधित वर्णन है। भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार का वर्णन है और भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। ये भी याद रखेंगे। भाग 1 में किसका वर्णन है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में किसका है, तो वो हाँ भाग 2 में जो है वो नागरिकता का है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकार की संख्या कितनी है, तो मूल अधिकार की कुल संख्या जो है 6 है। और इसका वर्णन कहाँ तक है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद तक वर्णन है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत संविधान के भाग 4
किसके बारे में बताता है? तो अभी हम लोग इस पर पीछे ही चर्चा किए हैं कि हमारे संविधान का जो भाग 4 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और भाग 4 में जो है अनुच्छेद 51A जो जोड़ा गया है वो मूल कर्तव्य को निर्धारित करता है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? SC और ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो आरक्षण का रिजर्वेशन का जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 335 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है कि नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अशांति और सुरक्षा के संवर्ध में संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय अशांति और सुरक्षा के संवर्धन में जो संबंधित अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक तो मूल अधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोकसभा के लिए यह प्रावधान है कि लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के यानी जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और कोई एक इंग्लैंड से रहे हो तो वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। तो उस समुदाय के 2 लोगों को जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। और यह कौन से संविधान में है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 32वां नंबर प्रश्न का वह है ऑप्शन नंबर ए की अनुच्छेद 331 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ है? ये अर्थ है कि भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है या फिर संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, जो कि गलत है। संविधान का निर्माण तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। 33वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है क्या अर्थ? तो इसका जो सबसे 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा कि जो भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता है यानी इसका जो सही सबसे जो करेक्ट आंसर है 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है कि इस ऑप्शन नंबर ए के रूप में इसका करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, तो मूल संविधान के अनुसार भारत जो है 34वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बाद में जो है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो है यह बाद में जोड़ा गया है। तो ये जो मूल संविधान जो था ये बाकी जो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और ये जो सारे शब्द जोड़े गए हैं यह 1900 में जो है 76 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 34वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो 35वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए की 9वीं अनुसूची जो है, क्योंकि ये जो था भारतीय संविधान संशोधन जब निर्माण हुआ था भारत का संविधान उस वक्त केवल 8 अनुसूचियाँ थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची जो है वो पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। दोस्तों इस में जो है हम लोग 5 प्रश्न कम तैयार हो पाया, तो 5 प्रश्न कम है। नेक्स्ट सेट के साथ जो है हम लोग मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट के साथ। और चलते चलते वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।